वेलकम साथियों। रक्षाबंधन के पर्व के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय जनता को मिले हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके विषय का, तो आप इसको बहुत आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के मूल ढांचे की, फिर उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, और जितनी प्रकार के मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनकी हम एक एक चर्चा करेंगे। किस प्रकार से, जैसे समानता का अधिकार, उसके अंदर हमें क्या क्या मिला हुआ है। फिर देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में हमें क्या क्या मिला हुआ है। फिर हम देखेंगे कि हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या मिला हुआ है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में क्या मिला हुआ है। तो ये सब एकजाई करके आप बिल्कुल आराम आराम से समझते हुए पढ़ते जाएं और समझते जाएं, जिससे कि आगे आपको जब क्वेश्चंस आएँ 20 शब्दों में, 50 शब्दों में या 200 शब्दों में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले लो फ्रेंड्स, अपन चर्चा करते हैं संविधान के मूल ढांचे की धारणा से आप क्या समझते हैं, कि संविधान के मूल ढांचे की धारणा से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप देखेंगे संविधान के मूल ढांचे की धारणा यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या है? संविधान की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। वे संविधान के मूल ढांचे के समान है, यानी कि उनको आप परिवर्तित कर दोगे तो संविधान ही परिवर्तित हो जाएगा, तो उनको आपको परिवर्तित नहीं करना है। और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। बिल्कुल ठीक है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर ही अन्य व्यवस्थाएं टिकी हुई है। अगर मूल ढांचे को परिवर्तित कर दिया जाएगा तो अन्य व्यवस्थाएं भी, संवैधानिक व्यवस्थाएं बिखर जाएंगी, तो उनमें आपको चेंजेस नहीं करना है। जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, उसने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 और मिनर्वा मिल तथा अन्य बनाम भारत राज्य विवाद में इस निर्णय को, इस धारणा को प्रतिपादित किया। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में और मिनर्वा मिल बनाम भारत राज्य विवाद में इन निर्णयों को, यानी किस निर्णय को, मौलिक ढांचे को, जो अपना मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किसने पहली बार वेरीफाई किया कि ये बेसिक चीज़ें रहेंगी संविधान की, इनको परिवर्तित करने का अधिकार संसद को नहीं है। और उनमें किन किन चीज़ों को बताया उन्होंने, जो बेसिक ढांचे में, अपने मूल ढांचे में आती है, वो है संविधान की सर्वोच्चता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप, पंथ निरपेक्षता, विधि का शासन, संघीय व्यवस्था और न्यायिक पुनरावलोकन। तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूल ढांचा कहलाती हैं। तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन है, संघीय व्यवस्था है अपनी, विधि के शासन को नहीं बदल सकती संसद, पंथ निरपेक्षता है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप है, और कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचे में आती है। और एक कब प्रतिपादित की गई? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में और मिनर्वा मिल बिना विवाद के अंदर इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। अब क्या है इसके अंदर, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार संसद या राज्य विधानमंडलों को नहीं है। किसको है? स्वयं जनता इसमें चेंजेस कर सकती है। अगर जनता किसी मांग को उठाए और कि ये चेंज होना चाहिए, तब जाके इसमें चेंज होने की संभावना बनती है, तब इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन के ये मूल ढांचे की चीज़ों को संसद नहीं या राज्य विधानमंडल नहीं बदल सकती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकार किसे कहते हैं। 20 शब्दों में या 50 शब्दों में आपके आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार कहते किसे हैं, ये समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है। तो देखेंगे आप, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। पहली बात तो वे अधिकार जो मौलिक हैं और अनिवार्य हैं, और दूसरा जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और तीसरा राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता उनके अंदर। यानी व्यक्ति को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे परिस्थितियां
कैसी भी हो, व्यक्ति को जो जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है या फिर व्यक्ति को समान रहने का अधिकार नहीं है, इनमें आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो पहली बात कि व्यक्ति के लिए क्या है, ये मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक हैं, अनिवार्य हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और राज्य के हस्तक्षेप से दूर हैं। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मौलिक अधिकार कहलाती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हैं? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आरंभ में ये 7 थे, लेकिन अब चेंज करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसको केवल विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अब आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहला समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। आपको कोई दिक्कत आए तो आप आराम से एक बार इसको PDF को पढ़ लें और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का महत्व, कि ये क्यों काम के हैं, इनका क्या रेलेवेंस है भारतीय लोगों के जीवन में, क्या इनकी महत्वता है। तो उसके बारे में कभी सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। प्रजातंत्र तभी जीवित रह सकता है जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, उसे कमाने के पूर्ण अधिकार मिलेंगे, रहने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, तभी व्यक्ति क्या होगा, अधिक संपन्न होगा, व्यक्ति अधिक स्वच्छंद होगा, अपनी बात कहने की उसको आज़ादी होगी, तभी प्रजातंत्र जीवित रह सकता है। तो कहते हैं मौलिक अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखेंगे, मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक हैं। बिल्कुल ठीक है। जब व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा तो जो अगर कोई दल विशेष कोई गलत नीतियां बनाएगा तो जनता उसका विरोध करेगी, अलग अलग मंचों से उसके विरुद्ध आवाज़ उठेगी और वो चीज़ें पूरे देश में देशव्यापी चीज़ें हो जाएंगी, जिससे कि कोई भी दल नहीं बन सकता, तानाशाह नहीं बन सकता, यानी कि अपने निर्णयों को थोप नहीं सकता जनता के ऊपर। क्योंकि इसमें आपको बताया था कि संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और राज्य का हस्तक्षेप भी इसमें नहीं होगा, यानी कि राज्य उनको न्यून नहीं कर सकता, उनको घटा नहीं सकता। किनको नहीं घटा सकता? मौलिक अधिकारों को। तो जनता इसमें स्वतंत्र है। तीसरा है, मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक निर्माण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार बिल्कुल ठीक है, किसके बीच में? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज में किस प्रकार उसे रहना है, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। अगला पॉइंट है चौथा, अगला सवाल है अपना, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बड़े सवाल के हिसाब से मैंने लिखा है और इसमें हम एक एक जो आपने ऊपर 6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनकी एक एक की हम चर्चा करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। पहला है समानता का अधिकार। जो भारतीय संविधान में पहला जो अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकार, वो क्या है? समानता का अधिकार। ये 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 14 के अंदर क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता। तो इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून के समान संरक्षण
तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कि जो भी संविधान द्वारा कानून बनेगा वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा, समान होगा और हर व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून को लागू करने में। अगर किसी ने चोरी की है तो धनाढ्य व्यक्ति को वही सज़ा मिलेगी और जो गरीब व्यक्ति है उसको भी वही सज़ा मिलेगी। ठीक है। और अगर इनका हनन होता है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 15, उसके अंदर क्या है, राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति विशेष को उसकी जाति, उसके वर्ग, उसके वंश, उसके धर्म, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये तो भाई गांव में पैदा हुआ है और ये शहर में पैदा हुआ है तो ये अधिक उच्च है, या फिर ये फला जाति का है और ये फला जाति का है तो इनके बीच में भेदभाव कर दे। राज्य के लिए सभी नागरिक समान होंगे। वो किसी नागरिक के मध्य इन चीज़ों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 14। इसके अंदर राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। राज्य क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करेगा, समान रूप से समान अवसर देगा। यानी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देगा। यहाँ अपन छोटी सी बात कर लेते हैं, आरक्षण संबंधी बात कर लेते हैं कि अब फिर ये आरक्षण क्या है। लेकिन आपको देखना चाहिए समाज में जब हम 1947 में हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद समाज का एक वर्ग विशेष या एक बड़ा समुदाय, वंचित वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और वो वंचित रह गया। तो जो सामाजिक न्याय है उसको स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई कि इनके पास संसाधन नहीं है और संसाधनों के अभाव में ये इतने पिछड़े हुए हैं। तो समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, सोशल जस्टिस स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इन कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अस्पृश्यता का निषेध। अगला पॉइंट है अपना अस्पृश्यता का निषेध। ये किस में है, आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है इसके द्वारा, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार या फिर उसे ऐसे अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार करना पूर्णतः दंडनीय अपराध कर दिया गया। किससे, आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति समान होंगे और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ छुआछूत रूपी व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। दूसरा है अगला पॉइंट अपना आर्टिकल 18, जिससे अपना ये समानता का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। ध्यान रखेंगे यहाँ आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और इसके अंतर्गत शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी कि उपाधि देकर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना दिया जाता था तो वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में ही उपाधियां दे सकता है राज्य या फिर केंद्र। अन्य क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।